जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे वाच्य। वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, आज की क्लास में इसको समझने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। समझते हैं वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य के बारे में आप पहले से जानते होंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और उसका एक अर्थ भी निकलता है। तो वाच्य की परिभाषा को समझते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, ये किससे स्पष्ट होता है। यह क्रिया के जिस रूप से पता चलता है वह वाच्य कहलाता है। तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है। वाच्य की परिभाषा होती है वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यह क्रिया के जिस रूप से पता चलता है वह वाच्य कहलाता है। कोई भी वाक्य वह शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के अंदर कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और साथ में भाव भी होता है। तो वाक्य के अंदर कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, यह किससे पता चलता है, यह क्रिया के जिस रूप से पता चलता है वह वाच्य कहलाता है। अब देखेंगे वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं टोटल: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी आपने देखा कि बात की गई है कि वाक्य में कर्ता की या कर्म की या भाव की किसकी प्रधानता है, ये क्रिया के जिस रूप से पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। तो वाच्य में 3 प्रकार भी होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब एक एक करके इसको समझेंगे और इसको उदाहरण से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं जो पहला प्रकार होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृ से आपको स्पष्ट हो रहा है, कर्तृ मीन्स होता है क्रिया। कर्त का अर्थ होता है शाब्दिक, कर्त का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है एवं क्रियापद के लिंग और वचन के अनुसार होता है, क्रिया पद के लिंग और वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होता है, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण से इसको देखते हैं कि यहाँ पे उदाहरण लिया गया है कि राम पत्र लिखता है। पहला उदाहरण है कि राम पत्र लिखता है। अब इस वाक्य में कर्ता क्या होगा, राम होगा। अब बता ही देंगे कर्ता क्या है, राम है, लिखना क्या है, क्रिया है और पत्र क्या है, कर्म है। तो अब इस वाक्य में राम कर्ता है एवं पत्र कर्म है और लिखना क्रिया है। तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है। तो अगर हम कहें कि पत्र लिखता है तो क्वेश्चन होगा कौन लिखता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, राम से मिल रहा है कि राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे प्रधान कौन हुआ, राम हुआ। तो इसलिए जो कर्ता यहाँ पे राम है, यही इसकी प्रधानता है इस वाक्य में। तो ये वाक्य जो है राम पत्र लिखता है, यह किसका उदाहरण होगा, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। इसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण लेते हैं कि दर्जी कपड़े सिलता है। अब यहाँ पे सिलना क्रिया है, कपड़े कर्म है और दर्जी क्या है, यहाँ पे कर्ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कपड़े कौन सिलता है। तो प्रश्न का जवाब कौन दे रहा है, दर्जी, कर्ता से मिल रहा है। तो दर्जी जो कर्ता है यही इस वाक्य की क्या है, प्रधान है। प्रधानता यहाँ पे किसकी है, दर्जी की है। तो इसीलिए यह वाक्य किसका उदाहरण होगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण होगा। तो जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है, कर्ता प्रधान होता है और क्रिया, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। इसके बाद जो वाच्य का अगला प्रकार होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य को समझेंगे। यहाँ भी आप इसका जो पहला शब्द है कर्म है। कर्मवाच्य में
कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? कर्म से होता है। अर्थात कि कर्मवाच्य में मुख्य प्रधान कौन होता है? कर्म होता है। एवं जहाँ वाक्य में क्रिया पद का लिंग और वचन भी किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्रिया कैसी होती है? सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, जबकि जो इसके पहले आपने पढ़ा कर्तृवाच्य, वहाँ पे जो क्रिया होती है वो अकर्मक होती है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अकर्मक वाक्य किसे कहते हैं? तो कर्तृवाच्य जो होते हैं वो अकर्मक क्रिया होती है उसमें प्रयोग, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। यहाँ पे क्रिया का जो पद होता है वो लिंग और वचन जो होता है, यहाँ पे क्रिया पद का जो लिंग और वचन होता है ये कर्म के अनुसार प्रयोग होता है। तो कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण से समझेंगे। बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब यहाँ पर जब भी कर्मवाच्य आएगा तो यहाँ पर द्वारा जैसे शब्द जो है आपको वाक्य में देखने के लिए मिलते हैं। किसके बाद? तुरंत जो पहला जो यहाँ पे कर्ता होता है उसके बाद द्वारा जो है देखने के लिए मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्मवाच्य है और यहाँ की जो क्रिया जो होती है वो सकर्मक होती है। तो बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगर हम कहें कि खेला जाता है तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये आएगा कि क्या खेला जाता है? तो क्रिकेट खेला जाता है। तो यहाँ पे कर्म प्रधान कौन हुआ? कर्म हुआ। तो वाक्य में द्वारा का प्रयोग होने से बच्चे की प्रधानता समाप्त हो गई और खेलना यहाँ पे प्रधान है, और इस तरह इस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। तो ये सकर्मक क्रिया होती है और यह किसका उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण बन जाता है। वाच्य का जो तीसरा भेद होता है वो क्या होता है? भाववाच्य होता है। भाववाच्य अब यहाँ पे न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, बल्कि जो भाव होता है वाक्य का वो प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पे भाववाच्य होता है। परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया पद पर कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता वहाँ पे भाववाच्य होता है। इसमें केवल भाव को प्रधानता दी जाती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है एवं खाया नहीं जाता ये भाव की प्रधानता है। तो यहाँ पे आप कैसे समझेंगे कि यहाँ न कर्ता प्रधान होगा न कर्म प्रधान होगा, जो एक भाव होगा वाक्य का वो प्रधान होता है। तो यहाँ पे भाववाच्य होता है। अब भाववाच्य को पहचान कैसे करेंगे? तो जब भी यहाँ पे कर्ता आएगा तो तुरंत कर्ता के बाद आपको से देखने के लिए मिलेगा। जो से शब्द है ये कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है भाववाच्य वाक्यों में, भाववाच्य के वाक्यों में। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि सकर्मक क्रिया में या फिर कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद द्वारा का प्रयोग होता था, उसी तरह भाववाच्य के उदाहरण में कर्ता के तुरंत बाद से का प्रयोग होता है। जैसे मोहन से झुका नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो तुरंत कर्ता के बाद से का जब प्रयोग होता है तो यहाँ पे भाववाच्य होता है और इस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे भाववाच्य का उदाहरण कहा जाता है और इसीलिए इसे भाववाच्य कहा जाता है। यहाँ पे न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य को थोड़ा सा विशेष रूप से समझते हैं कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन तथा अकर्मक होती है। भाववाच्य में जो क्रिया होती है यह हमेशा अकर्मक होती है, एक वचन में होती है और हमेशा क्या होती है? पुल्लिंग होती है। ज़्यादातर भाववाच्यों में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अधिकतर पूछे जाने वाले सवालों में एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि कर्मवाच्य वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है। तो हमने इसको समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं कि कर्मवाच्य वाक्यों में कर्ता की प्रधानता को समाप्त करने के लिए कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाववाच्य में
कर्ता के बाद से का प्रयोग होता था, इसी कर्मवाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। जो कर्मवाच्य है ये केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। तो कर्मवाच्य में क्रिया का रूप कैसा होता है? हमेशा सकर्मक होता है। तो इस तरह से आपने वाच्य के परिभाषा, वाच्य के सभी भेद, इसके प्रकार और इसकी पहचान करने का जो ट्रिक है उसको भी आपने समझ लिया। अब वाच्य से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं, सही सही जवाब दे सकते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया।